नमस्कार दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक ऐसी महाकाव्य जैसी यात्रा पर चलते हैं जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक मराठा साम्राज्य के अभूतपूर्व उदय और उसके दर्दनाक पतन की। तो बिना किसी देरी के चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक क्षेत्रीय शक्ति जो महाराष्ट्र की पहाड़ियों से उठी, उसने देखते ही देखते एक ऐसा विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, जिसने उत्तर में मुगलों की जड़ें हिला दी और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कड़ी टक्कर दी। ये वाकई हैरान कर देने वाला सवाल है ना? सच कहूं तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह युद्ध नीति, कूटनीति और अंततः धोखे का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐतिहासिक ड्रामा है। अध्याय 1, छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय। कहानी शुरू होती है 1630 में शिवनेरी के किले से, जहां जन्म हुआ शिवाजी महाराज का। बचपन से ही स्वराज्य का सपना देखने वाले इस युवा की सफलताओं की स्पीड सच में अविश्वसनीय थी। मतलब कल्पना कीजिए, घोड़े पर सवार, हाथ में नंगी तलवार लिए एक 16 साल का युवा योद्धा। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरणा के किले पर कब्जा कर लिया था और फिर 1674 में जब रायगढ़ के भव्य किले में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली, तो किलों पर शान से भगवा ध्वज लहराने लगा। एक महासाम्राज्य की वो एक शानदार शुरुआत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनकी सेना इतनी सफल कैसे हुई। इसका राज था गनीमी कावा, यानी मराठों की गुरिल्ला युद्ध रणनीति। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपे मराठा सैनिक अचानक से दुश्मन पर टूट पड़ते थे, और इससे पहले कि भारी भरकम हथियारों से लदी मुगल सेना कुछ समझ पाती, वे वापस पहाड़ियों में गायब, बिल्कुल बिजली की तरह। ये दुश्मन को थकाने और चकमा देने की बेहतरीन कला थी। और इस रणनीति का सबसे नाटकीय, सबसे जबरदस्त उदाहरण हमें 1659 के प्रतापगढ़ के युद्ध में देखने को मिलता है। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी महाराज को छल से मारने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज तो पहले से ही सतर्क थे। जब अफजल खान ने गले मिलने के बहाने उन्हें मारना चाहा, तो शिवाजी ने अपने कपड़ों में छिपाए गए बाघ नख, जी हां टाइगर क्लॉज, से उस पर ऐसा जानलेवा प्रहार किया कि बस इस एक घटना ने पूरे दक्कन में मराठों का ऐसा खौफ पैदा कर दिया जो दशकों तक कायम रहा। पर देखिए, इतिहास कभी सीधी रेखा में तो चलता नहीं। 23 ये संख्या बहुत अहम है। 1665 में मुगलों के साथ हुई पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने उन्हें आगरा में कैद भी कर लिया। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी थ्रिलर से कम नहीं था। वे अपने बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब की आंखों में धूल झोंककर वहां से सुरक्षित निकल गए। ये सचमुच उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। अध्याय 2, मराठा प्रशासन और अष्टप्रधान। अब कोई भी विशाल साम्राज्य केवल तलवारों के दम पर तो टिक नहीं सकता। इसके लिए चाहिए एक बेहतरीन प्रशासनिक ढांचा। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज की असली दूरदर्शिता सामने आई। उन्होंने अष्टप्रधान बनाया, यानी 8 मंत्रियों की एक बेहद संगठित परिषद। राज्य के हर प्रमुख काम के लिए एक एक्सपर्ट मंत्री था, जैसे प्रधानमंत्री के रूप में पेशवा और वित्त मंत्री के रूप में अमात्य। इस शानदार एडमिनिस्ट्रेशन ने मराठा राज्य को इतने कुशल तरीके से चलाया कि वो मजबूती से खड़ा रहा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2 प्रमुख कर यानी टैक्स लगाए गए, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ का मतलब था 25% भूमि राजस्व। इसका सीधा सा रूल था, ये टैक्स चुकाते रहिए और मराठा सेना आपके क्षेत्र में हमला नहीं करेगी। और सरदेशमुखी था एक अतिरिक्त 10% टैक्स। ये आर्थिक नीतियां सुनने में भले ही बेहद सख्त लगें, लेकिन साम्राज्य के इतने विशाल विस्तार के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अध्याय 3, पेशवाओं का उदय और विस्तार। वक्त के साथ सत्ता का केंद्र अब छत्रपति से खिसककर प्रधानमंत्री यानी पेशवा के हाथों में आ गया, और इन पेशवाओं में सबसे शक्तिशाली, सबसे खतरनाक नाम था बाजीराव प्रथम। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, बिल्कुल अपराजित। उनके नेतृत्व में मराठा सेनाएं अजेय हो गई और उन्होंने मुगलों को इस कदर हराया कि मराठा साम्राज्य की सीमाएं फैलते फैलते दिल्ली तक जा पहुंची।
वो शाही दरबार के दृश्य जहां बाजीराव योजनाएं बनाते थे, वो सच में मराठा इतिहास के सबसे गौरवशाली पल थे। अध्याय 4 पानीपत का तीसरा युद्ध। लेकिन जैसा कि हर साम्राज्य के इतिहास में होता है, एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच एक महासंग्राम। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक विशाल युद्ध भूमि, चारों ओर उड़ती धूल, आग और भयंकर तबाही। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में लड़े गए इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह हार हुई। पेशवा के बेटे विश्वासराव समेत हजारों मराठा वीर मारे गए। इस एक दिन ने मराठा शक्ति को ऐसा गहरा घाव दिया जिसे भरने में कई दशक लग गए। अध्याय 5 मराठा संघ के आंतरिक विवाद। सच कहूं तो पानीपत की हार के बाद असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पनपा। सत्ता का एक ऐसा घातक संघर्ष शुरू हुआ जिसने मराठों को भीतर से ही खोखला कर दिया। ये धोखे की जंजीर तब शुरू हुई जब पेशवा पद के लालच में राघोबा ने नारायण राव की हत्या करवा दी। लेकिन नाना फडणवीस और उनकी 12 भाई परिषद ने राघोबा को साइडलाइन करते हुए एक नवजात शिशु को पेशवा बना दिया। सत्ता छिनने से बौखलाया राघोबा एक ऐसी गलती कर बैठा जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो मदद मांगने सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। अध्याय 6 आंग्ल मराठा युद्ध और विभाजन। राघोबा का अंग्रेजों से मदद मांगना और सूरत की संधि पर हस्ताक्षर करना, बस यही वो चिंगारी थी जिसने पहले आंग्ल मराठा युद्ध को जन्म दिया। अंग्रेजों को तो जैसे भारतीय राजनीति में सीधे दखल देने का सुनहरा मौका मिल गया था। कभी जिस साम्राज्य की अपनी अजेय सेना और स्वतंत्र विदेश नीति थी, वो अब पूरी तरह एक जाल में फंस चुका था। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बसीम की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका सीधा सा मतलब था, अपनी सेना हटाओ, ब्रिटिश सेना को अपने दरबार में रखो और ऊपर से उसका खर्च भी उठाओ। इसके बाद तो पेशवा बस नाम के ही शासक रह गए थे। जब बाजीराव द्वितीय को अपनी इस भयंकर गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसका नतीजा 1817 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसे पिंडारी युद्ध भी कहा जाता है। ये मराठों का आखिरी हताश प्रयास था, लेकिन वे बुरी तरह हार गए। पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को बिठूर निर्वासित कर दिया गया। और अंततः जो चित्र उभर कर सामने आता है, वो भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक नक्शा है जहां एक कभी न झुकने वाला विशाल मराठा साम्राज्य अलग अलग टुकड़ों में बट गया। केंद्रीय पेशवा शासन के खत्म होने के बाद सारी शक्ति क्षेत्रीय सरदारों में बट गई। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़ और नागपुर में भोंसले। वो अखंड साम्राज्य अब बस एक विखंडित संघ बनकर रह गया था। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा और विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, अगर मराठा साम्राज्य ने अपनों से ही धोखा ना खाया होता, अगर राघोबा ने अंग्रेजों से हाथ ना मिलाया होता, तो क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता? क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी पूरे भारत पर राज कर पाती? ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार ये याद दिलाता है कि एक साम्राज्य को हराने के लिए बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा अक्सर भीतरी फूट जिम्मेदार होती है। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।